हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 की, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। इस चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो आइए शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, चैप्टर नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े-बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तब से लेकर 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यह एक हमारा सामान्य सा परिचय रहा। अब हम देखते हैं ये दोनों मानचित्र में। देखिए, पहले मानचित्र में दिया गया है कि जो 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन हुआ वह कौन-कौन से राज्य थे। जिसमें पहले देखेंगे लाहौर, उसके बाद जहाँ पे सिखों का शासन था, फिर पानीपत, दिल्ली, जयपुर, यहाँ पे जाट का शासन था, जोधपुर, गुजरात, फिर बड़ौदा, भोपाल, मालवा, ये मालवा का हो गया, फिर भरतपुर, आगरा, ग्वालियर, अवध, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, वे बंगाल। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया मराठा, ये हैदराबाद के निजाम जो थे, हैदराबाद, उसके बाद यहाँ पे पूना। तो इस तरीके से राजनीतिक गठन हुए थे। अब देखते हैं कि ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है यह ब्रिटिश के नियंत्रण में था। जैसे यहाँ पटना हो गया, मुर्शिदाबाद, बिहार, बंगाल का यह क्षेत्र, ढाका, कलकत्ता, फिर उत्तरी सरकार का जो इधर का पार्ट था सब। तो यह जो था ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र हो गया था। अब मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इस समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी-कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी-कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे-धीरे राजनैतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी औरंगजेब उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। अब देखिए, भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक
लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं, जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? इस तरीके से इन्होंने वर्णन किया है। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह जो 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया था और लूटपाट मचाई थी। यह था अहमद शाह अब्दाली। देखिए नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन तत्कालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृतांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी कभी तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला, वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। जैसे राजा राजवाड़े जो थे वो क्या कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब वो मालिक थे और अपना साजो श्रृंगार किया करते थे। जब इसने आक्रमण किया इसके बाद जो हुआ कि उनके साजो श्रृंगार की बात तो चलिए छोड़ दीजिए, वो घर से बेघर हो गए जो कभी महलों में रहा करते थे। तो देखिए समय समय की बात है कि क्या कहते हैं कि कभी स्थितियां आपके अनुकूल होंगी कभी प्रतिकूल होंगी, तो आपको अपने उस हिसाब से चलना पड़ेगा, समय के हिसाब से। समय एक ऐसा चीज है कि जो किसी को बख्शा नहीं कभी आज तक, और समय के अगर आप साथ चलेंगे तो शायद आप जिंदगी में बेहतर कर पाएंगे, अगर समय के विपरीत चलेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो अपने समय का बहुत क्या कहते हैं कि कद्र कीजिए और उसको सही कामों में अपना लगाइए। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बट गए, ईरानी और तुरानी। तुर्क मूल के काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह ने इनमें से एक दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हुई जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुखसियर जिसका शासनकाल था 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय जिसका शासनकाल था आलमगीर द्वितीय जिसका शासनकाल था 1754 से 1759, इन दोनों की हत्या हो गई। 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह जिसका शासनकाल 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय जिसका शासनकाल 1759 से 1816 था, उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब देखते हैं राजपूत। बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। अब यहाँ पे देखिए एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांगीर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने
वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। यहाँ पर देखिए कि कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए, जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इस भव्य संरचना में नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं, अन्य इमारत होती थी। कुएं, बावली जैसे जल निकाय थे। यहाँ पे देखिए चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान। इसमें तालाब, कुंडी, बावली जो होता है सुने होंगे आप लोग, पानी उसमें रहता है, भरा जाता है बावली में। जयपुर के राजा जयसिंह। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन किया गया है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे, 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट पर फैला हुआ था। राजा जयसिंह का कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजस्व स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे। राणा के पास मुगल अधिराज्य को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन अपने नियंत्रण पर दृढ़ रहे। मतलब उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कभी झुके नहीं किसी के सामने। अब यहाँ पे देखिए कि जयपुर में जंतर मंतर मंदिर बना है, चित्र संख्या 4 में। ये देखिए जंतर मंतर मंदिर जयपुर में। अंबेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। अब यहाँ पे आजादी हासिल करना। अब हम बात करते हैं सिखों के बारे में। यहाँ पे देखिए एक मेहरगढ़ का किला जो कि जोधपुर में है। सिख अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इसे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया था। यानी 1716 में बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई थी। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व ने सिखों के अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था सिखों के द्वारा। यहाँ पे देखिए ये चित्र है 10वें गुरु गोविंद सिंह। और यहाँ पे महाराणा रणजीत सिंह की तलवार है ये। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया। शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल
मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेश में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके से यमुना तक फैले हुए सिंधु से यमुना तक फैले हुए, यद्यपि ये सभी विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अब हम बात करते हैं मराठा की, वेरी इंपॉर्टेंट है। मराठा मराठा एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका शासनकाल 1630 से 1680 था, शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक यानी कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के लिए एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया था। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलेबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उसके पास से चुपचाप निकलकर शहरों या कस्बों पर हमला बोलते थे। मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते में आसानी से रोका जा सके। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सनय सनय और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उनके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली थी। जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, तब कोई सहायता नहीं किया था मराठों को किसी शासक ने। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर वे एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उन क्षेत्रों में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में काम कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसे अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया गया। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली
राज्य के उदय की शुरुआत हुई। अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी हुई थी। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ था। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गनिर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े थे। विजय पथ पर निकल पड़े थे। जावली पर कब्जे ने उन्हें मालवा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ व सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्हें एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी थी शिवाजी महाराज ने। प्रमुख मराठा राज्यकर्ता जिसमें से हम देख लेते हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका शासनकाल था 1630 से 1680। छत्रपति संभाजी महाराज, जिनका था 1681 से 1689। छत्रपति राजा राम महाराज 1689 से 1700। महारानी ताराबाई 1700 से 1761। छह साहू महाराज जो 1682 से 1749 इन्होंने शासन किया था। अब देखते हैं चौथ क्या होता है। चौथ और सरदेशमुखी। चौथ जो था जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%। दक्कन में इसको मराठा वसूलते थे, इसे हम चौथ कर कहते हैं। सरदेशमुखी क्या होता है? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 या 10% हिस्सा, उसे सरदेशमुखी कहा जाता था। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव भल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें बिंद के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए भी जाने जाते हैं। अब देखते हैं जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच क्षेत्र पर शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसों के लिए आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने अपने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और अपने बलबूते वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दिग की इमारत उन्हीं के रूप में नमूनों पर बनाई गई थी। यहाँ पे देखिए 18वीं शताब्दी में दिग बनाया गया है। राजमहल समूह इमारत की छत मुख्य सभा भवन, जिसे हम बांग्ला गुम्बद भी कहते हैं, यहाँ पे ये देखिए इसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए एक राजा सूरजमल थे। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को यानी आधुनिक राजस्थान में संगठित किया था। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे, उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किलों और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था, जो यहाँ पे लोहागढ़ का किला था। तो कुछ बीज शब्द जो हमने पढ़ा, इसमें सूबेदारी, दल खालसा, मिसल, फौजदारी, इजारेदारी, चौथ, सरदेशमुखी, तो ये कुछ शब्द इंपॉर्टेंट है। तो यह चैप्टर इतना ही था और यह हमारा लास्ट चैप्टर था क्लास 7th की एनसीईआरटी का। अब हम एक नए सिरे से और एक नए जोश के साथ क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।